नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सियासी गलियारे, जिसमें हम आपको लगातार ये बताते हैं कि प्रदेश में सियासत का हाल क्या है। लगातार हम आपको इससे रूबरू कराते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रदेश में सियासत आगे बढ़ रही है, किस तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ इस तरीके के मामले जरूर देखने को मिल रहे हैं हरियाणा की सियासत में, जिसकी वजह से दिलचस्पी हरियाणा की सियासत में हर पल हर दिन बढ़ती चली जाती है। आज हम शुरुआत करेंगे सियासी गलियारे में एक ऐसे बयान से जो बयान वायरल हो चुका है, जिस बयान ने कांग्रेस के अंदर एक परेशानी खड़ी कर दी है, जिस बयान ने सत्ता पक्ष को अपने फिर से पुराने आक्रामक रुख में आने का एक और मौका दे दिया है। दरअसल किसानों का आंदोलन जारी है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कांग्रेस पर सवाल निशान लगा दिया। दरअसल कांग्रेस की नेत्री विद्या रानी ने एक बयान दिया, आंदोलन चलता रहना चाहिए, चाहे इसके लिए पैसे या शराब से मदद की जाए। कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। शराब दान कर सकते हैं। सुनने में ये शब्द थोड़े अजीब लगे होंगे, क्योंकि आज तक दान के नाम पर तो बस रोटी, खाना, पैसा मांगते लोगों को सुना है। लेकिन सत्ता पाने के नशे में कांग्रेस की ये नेता शराब दान करने को कह रही है। कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। ये दान उस आंदोलन को लेकर मांगा जा रहा है जिस आंदोलन की आड़ में कांग्रेस अपनी सियासत की नई नींव रखना चाहती है और अपना नया वजूद बनाना चाहती है, सियासी रोटियां सेकना चाहती है। शहर में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको अब हमने चलाना है। कहते हैं राजनीति में जब एक पार्टी अपना अस्तित्व खो देती है तो उसके पास किसी दूसरे के सहारे के अलावा कुछ नहीं बचता, और कांग्रेस भी इस आंदोलन को डूबते को तिनके का सहारा मानकर आगे बढ़ रही है। तभी तो कांग्रेस की नेता जुबान की सभी गरिमाओं को ताक पर रखकर फरमा रही हैं कि शराब की भी जरूरत होती है और इस आंदोलन को हमें हर तरीके से संजीवनी देनी है। देखो, हर तरह का आंदोलन होता है, हर तरह का आदमी होता है। बीमार आदमी को क्या शराब नहीं दी जाती है ना? हर तरह के आदमी होते हैं, हर तरह की सुविधा चाहिए उनको। इसलिए मैं कहूंगी कि हमें आंदोलन को नए तरीके से एक संजीवनी देनी है। साम दाम दंड भेद ये चाणक्य की नीति का हिस्सा है, यानी जीत हो और हर हाल में हो। शायद कांग्रेस की विद्या रानी इसी नीति पर चल रही हैं, क्योंकि वो खुद मानती हैं कि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए ये जरूरी है। खैर, अब ये कांग्रेस को तय करना है कि राजनीति के गिरते स्तर पर वो खुद को कहां कायम रखना चाहती है। जनता टीवी के लिए जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। विद्या रानी के इस बयान से विद्या रानी पर क्या असर पड़ रहा है, कांग्रेस पर क्या असर पड़ रहा है, कांग्रेस कितनी घिर रही है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और विद्या रानी से कांग्रेस क्या इस मसले पर कोई सवाल करेगी? क्या कांग्रेस पूछेगी कि इस तरह के बयान के मायने क्या हैं, क्यों दिए गए इस तरह के बयान, क्या कारण बताओ, नोटिस भी भेजा जाएगा? दरअसल विद्या रानी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इसे कांग्रेस की कार्यप्रणाली बताया, तो बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी विद्या रानी पर बयानबाजियां तेज कर दी हैं। जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। शर्मिंदा होना चाहिए इस तरह दान मांगने के लिए, शर्मिंदा होना चाहिए इस तरह बयान देने के लिए, शर्मिंदा होना चाहिए अपनी राजनीति को बचाने के लिए किसानों का सहारा लेने के लिए, और शर्मिंदा होना चाहिए एक आंदोलन को अपवित्र करने के लिए। कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। क्या आप भूल गए कि आपका रिश्ता कांग्रेस से है, उसी कांग्रेस से जो ये कहती है कि उसे गांधी जी ने बनाया है, वही गांधी जी जिन्होंने जिंदगी भर शराब का विरोध किया,
उसी पार्टी की होने के बावजूद आप कहती हैं कि शराब बांटनी पड़े तो भी बांटेंगे। कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने विद्या रानी को लेकर कहा कि शराब के सहारे आंदोलन को जीवित रखना कांग्रेस की कार्य प्रणाली में है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने काम को पूरा करने के लिए वो शायद इसी का सहारा लेते होंगे। शराब के सहारे आंदोलन को जीवित रखा जाए और शायद ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली भी है। अपने कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए वो इसी का ही सहारा लेते होंगे। इसीलिए उसने इतनी बात और इतनी स्पष्टता से कह दी। आप चंदे में हाथ फैलाकर शराब मांग लें और विरोधी कुछ ना कहें, ये हो ही नहीं सकता। बीजेपी प्रवक्ता जवाहर यादव को सुनिए। उन्होंने कांग्रेस की विद्या रानी पर तीर से भी तेज एक के बाद एक हमले किए और कह दिया कि कांग्रेस तो किसान आंदोलन को अवसर के तौर पर देख रही है। विद्या रानी ये कहती है कि किसान आंदोलन को सफल करने के लिए अगर उन लोगों को शराब भी बांटनी पड़े तो वो बांटनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस को दोबारा जिंदा रखना है, तो किसान आंदोलन को वो एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जवाहर यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस में हताशा है। उनके लिए तो ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति का आंदोलन है और सत्ता पाने के लिए कांग्रेस हर अनैतिक हथियार अपनाना चाहती है। उनके लिए केवल किसान आंदोलन अपनी सत्ता प्राप्ति का आंदोलन है। उनके नेताओं में हताशा है कि वो खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। इसके लिए जो भी अनैतिक रास्ते अपनाए जा सकते हैं वो अपनाने की ये चाहते हैं। जब कोई नेता इस तरह के बयान देता है तो पलटवार का सामना उसे चारों ओर से करना पड़ता है। एक तरफ जवाहर यादव ने हमला किया तो विद्या रानी पर परवीन अत्रे ने भी तल्ख तेवर जाहिर किए और कहा कि कांग्रेस की नेता विद्या रानी खुद मान रही हैं कि कांग्रेस ने अस्तित्व को खो दिया है और इसे पाने के लिए भले ही शराब का सहारा लेना पड़े, कांग्रेस वो भी ले रही है। विद्या देवी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने इस बात की स्वीकृति उसकी जो थी, उसकी एक्सेप्टेंस थी कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है और अस्तित्व को पाने के लिए कांग्रेस इस आंदोलन में हर तरह की सहायता, जिसमें शराब भी है, वो मुहैया करवाने की बात कर रही है। वहीं परवीन रे ये भी कहते हैं कि लगातार कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, जो किसान नहीं बल्कि अपने हित को साध रही है। लगातार कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किसान भाइयों के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को कि जिस तरह से किसानों के हितों की बात ना करके अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए इस आंदोलन की पवित्रता को खत्म कर रही है कांग्रेस, वो आज जनता के सामने आ गया। ऐसा नहीं है कि देश में शराब पर राजनीति पहली बार हो रही हो। कभी शराबबंदी पर राजनीति हुई तो कभी शराब पर होने वाले टैक्स को लेकर, लेकिन ये पहला मौका है जब शराब को बांटने के बयान पर राजनीति हो रही है। खैर, राजनीति में बात निकलती है तो दूर तक जाती है। ये तो शराब है, मीलों का सफर तय करेगी, लेकिन संभले हुए कदम से या लड़खड़ाते हुए कदम से, असली सवाल तो यही है। जनता टीवी के लिए जींद से राजकुमार गोयल और चंडीगढ़ से पवन सिंवर की रिपोर्ट। यानी आने वाले कुछ दिनों तक इस बयान का असर हरियाणा की राजनीति में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इससे इतर एक और अहम मसला है जो सरकार के लिए, सरकार की पेशानी पर बल ला सकता है। दरअसल हरियाणा में पंचायती चुनाव अपने तय समय पर नहीं हो रहे हैं और इसको लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 16 फरवरी तक सभी पंचायतों को अपना डेटा विभाग को देना होगा और 23 फरवरी को पंचायतों को संभालने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि अब इस पर कई तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासकों की नियुक्ति क्यों कर दी गई। अगर पंचायत के चुनाव में देरी हो रही है तो पंच सरपंच के ही कार्यकाल को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा पंच सरपंचों और एसोसिएशन की तरफ से बात कही जा रही है।
हरियाणा में पंचायती चुनाव अब वक्त पर नहीं होंगे, ये साफ हो चुका है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अभी तक चुनाव आयुक्त को पंचायत चुनाव की तैयारियों के आदेश नहीं दिए हैं। दरअसल पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को संपन्न हो रहा है, लेकिन प्रदेश में पंचायत के चुनाव समय पर होते हुए नजर नहीं आ रहे। हरियाणा सरकार ने पंचायत के चुनाव करवाने को लेकर अभी तक कोई भी फैसला या हरी झंडी राज्य के चुनाव आयोग को नहीं दिखाई है। लिहाजा अब लगभग तय है कि प्रदेश में पंचायत के चुनाव समय पर नहीं होंगे। 23 फरवरी को पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने वाले हैं, लेकिन ऐसे में पंचायत काम कैसे करेंगे, ये सवाल सभी के मन में था। तो सुनिए, दरअसल सरकार ने प्रशासनिक नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मौजूदा जिला पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी तक ही रहेगा। उसके बाद प्रशासकों के पास ये कार्य होगा। वहीं सरकार ने एक और आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया कि पंचायतों को 16 फरवरी तक अपना रिकॉर्ड विभाग को जमा कराना होगा। हरियाणा सरकार ने एक और आदेश जारी किया है। उस आदेश में भी सरकार ने ये कहा है कि 23 फरवरी के बाद ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदों का जो कामकाज है वो पूरे तरीके से प्रशासकों के पास होगा, यानी प्रशासकों की नियुक्ति पंचायतों पर सरकार ने कर दी है। इसके अलावा सरकार ने एक और आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है 16 फरवरी तक पंचायतों का रिकॉर्ड विभाग को जमा करवा दिया जाए। ऐसे में साफ है कि पंचायत के चुनाव अब तय समय पर नहीं होंगे और राज्य के चुनाव आयोग के पास भी अभी तक पंचायत के चुनाव समय पर करवाने के लिए सरकार ने कोई हरी झंडी नहीं दी है। दरअसल ये सच है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव लेट हो रहे हैं और इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो खास वजह हैं। पहला ये कि हरियाणा में कई नई पंचायतें बनी हैं, जिसकी वार्ड बंदी में सरकार को समय लग रहा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि गठबंधन सरकार किसान आंदोलन के बीच पंचायती चुनाव नहीं चाहती। प्रदेश में पंचायत के चुनाव समय पर नहीं होने के पीछे जो बड़ी दो वजह है, उसमें एक वजह है नई गठित पंचायतों की वार्ड बंदी का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि प्रदेश सरकार इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बीच में पंचायतों के चुनाव नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि सरकार को पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुलिस बल की भी जरूरत है। लेकिन इस वक्त किसान आंदोलन के चलते पुलिस बल उसमें व्यस्त है। लिहाजा अब चुनाव हरियाणा में पंचायत के जो है वो समय पर नहीं हो पाएंगे। पंचायत के चुनाव पहली बार लेट हो रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि जब चुनाव की तारीख आएगी तब एक बार फिर हरियाणा का माहौल चुनावी हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। जी, तो इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसानों पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं की किसानों के प्रति जो मानसिकता है वो सबके सामने आ चुकी है। इसके बारे में आप ऐसी बात करते हैं और हमारे जो दूसरे भी मीडिया के साथी भी हैं उनकी भी जुबान को कैसे दबाया जाता है, कैसे लोगों को, एक्टिविस्ट को अंदर करते हैं आप। ये सारी बातें देश के सामने आती हैं, तो इससे साफ नजर आता है ऊपर से नीचे ये तानाशाही की मानसिकता है। लेकिन इधर किसान आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। पुंडरी में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं और ये आने वाली फसलों और नस्लों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में सभी लोग किसानों का सहयोग करें ताकि ये तीनों कृषि काले कानून रद्द किए जा सकें। और इन 3 काले कानूनों के बाद ना मंडी रहेगी, ना एमएसपी का तंत्र बचेगा, काला बाजारियों, जमाखोरों की चांदी होगी और किसान और मजदूर अपने खेत खलिहान में बड़ी कंपनियों का गुलाम बन जाएगा। इधर करनाल पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार का घेराव किया। वहीं रामकुमार गौतम को लेकर ओम प्रकाश चौटाला ने बयान दिया कि गौतम को दुष्यंत चौटाला दादा मानते हैं, चौधरी देवीलाल और मुझे तो दादा मानना ही छोड़ दिया और रामकुमार गौतम दुष्यंत चौटाला को छोड़कर चले गए।
वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मरना जीना किसी के हाथ में नहीं होता, किसानों की मौत कृषि कानूनों की वजह से हुई है। जेपी दलाल को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वहीं बीजेपी की सरकार गिराने और मध्यावधि चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। दुष्यंत चौटाला कहता है कि मेरा दादा ही राम कुमार है, वो देवीलाल को और मुझे दादा मानने के बजाय राम कुमार को दादा मानते हैं, और वो दादा उसका उनको छोड़ के चला गया। मरना जीना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन किसान जो मरे हैं वो किसी इश्यू को लेके मरे, वो तो इस देश के अंदर जो गलत कानून बने हैं उनको समाप्त करने के लिए आंदोलन में मरे हैं। मरने को तो कोई हर एक मरता है, जो पैदा होता है उसे मरना होता है, मरता है, लेकिन वो एक इशू को लेकर के मरे। इसलिए जेपी दलाल ने ये बात ठीक नहीं, इसका नुकसान निश्चित रूप से होगा। और ये मान के चलो कि केवल हरियाणा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे देश में मध्यावधि चुनाव फिर से हो, और अब के जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो इनका कतई दिवाला पिट जाएगा, इन्हें एक भी सीट नहीं। तो बहुत सारे मसले थे जिन पर ओम प्रकाश चौटाला ने अपना स्टेटमेंट दिया, और ख़ास तौर पर जो स्टेटमेंट सबसे आखिर में सुना आपने मध्यावधि चुनाव को लेकर, यानी कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसके मायने भी निकाले जा सकते हैं और निकालने भी चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का कद हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा है। इधर भिवानी में जेपी दलाल ने युवाओं से बातचीत की और बेरोजगारी, शिक्षा समेत तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, अपनी बात रखी और युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई। हमारे आसपास ही नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। ऐसे में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि मोदी नेतृत्व ऐसे ही बढ़ता रहा तो दुनिया के दरवाजे हमारे युवाओं के लिए खुलेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। इन युवाओं का जोश देख के लगता है कि भिवानी जिले के अंदर ज्यादातर युवा समाज मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर युवाओं के जो है सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी जिला युवा मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे और युवाओं को अपनी मजबूत टीम बनाकर पार्टी और राष्ट्रीय हित में अच्छे कार्य करने का संदेश दिया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि युवाओं में जोश और देशभक्ति की भावना है। भिवानी के युवा मोदी और बीजेपी से जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की नई टीम का गठन हुआ था, उनके अनुरोध पर मैं उनसे वार्तालाप करने के लिए आया। युवाओं में बड़ा जोश है, युवाओं में देशभक्ति की भावना है। उन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा के सवाल पर कहा कि मोदी नेतृत्व ऐसे ही बढ़ता रहा तो दुनिया के दरवाजे हमारे युवाओं के लिए खुलेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। मोदी जी का नेतृत्व इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन में अगले आने वाले वक्त में ऐसा टाइम आएगा कि सारी दुनिया, सारे बैरियर खुल जाएंगे, भारत के युवाओं का दुनिया में स्वागत होगा, बेरोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी। जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सरकार में आकर शिक्षा नीति में बदलाव किए। युवा भाग्यशाली हैं क्योंकि पहले न बिजली थी, न पानी और न ही दूर दूर तक कोई संपर्क। पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, उसको बदलने की कोशिश की है और इन युवाओं का, हमारे जैसे जब युवा थे ना बिजली होती थी, ना पानी होते थे, ना स्कूल होते थे और ना कनेक्टिविटी से दुनिया में थी। ये तो भाग्यशाली हैं, आज सारा यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया सब दुनिया से ये जुड़े हुए हैं। इस दौरान कृषि मंत्री किसान आंदोलन और अपने विवादित बयानों पर मचे बवालों के सवालों से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने कई और मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। भिवानी से जनता टीवी के लिए दीपक मुट्रेजा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो इन्हीं तमाम पॉलिटिकल खबरों के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।